हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम भीष्म साहनी के द्वारा लिखे गए उपन्यास बसंती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये उपन्यास जो है यूपीएचसीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये उपन्यास जो है वो दिया गया है। तो आज इसी के ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमें गांव से जो है शहर में विस्थापित जो मजदूर होते हैं, दिल्ली शहर का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो दिल्ली महानगर की जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाली जो लड़की है बसंती, उसके जो चरित्र का चित्रण है इस कहानी में देखने को मिलता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की स्थिति का वर्णन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके वर्ण विषय, इसके पात्र परिचय और फिर इसके कथानक की ओर आते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो सन 1980 ईस्वी है। और इसमें जो है झुग्गी झोपड़ी इलाके में जो है गांव से विस्थापित रोजी रोटी की तलाश में आए शहरी मजदूरों की त्रासदी का चित्रण जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। बसंती के माध्यम से जो है नारी शोषण का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों का वर्णन, निम्न मजदूर वर्ग की जिंदगी को जो है आधार बनाकर ये उपन्यास जो है वो लिखा गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके पात्र परिचय की। तो इसमें जो मुख्य पात्र है वो है बसंती, जो कि एक 14 वर्षीय लड़की है। मुख्य पात्र है नायिका है, त्यागमयी और विनयशील है। दीनू बसंती जिसे प्रेम करती है। रुक्मी दीनू की पत्नी है। पप्पू बसंती का बच्चा है। बूढ़ा लंगड़ा बुलाकी राम बसंती के बाप ने जिसको बसंती को बेच दिया था। एक दर्जी होता है जिसको बसंती के बाप ने बसंती को बेच दिया होता है, बुलाकी राम को। इसके अलावा बसंती की 2 बहनें हैं। बसंती का जीजा है, बसंती का पिता है और एक श्यामा बीवी है। तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया ये एक सशक्त उपन्यास है। इस उपन्यास में टूटती बस्ती झुग्गियों में पलती बढ़ती और बड़ी होती एक ऐसी लड़की की कहानी है जो वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होते हुए भी टूटती नहीं, बल्कि अपनी उद्दाम जिजीविषा के बलबूते पर जीवन के निरंतरता बनाई रहती है। यानी इन परिस्थितियों में जो बसंती है वो घबराती नहीं है। इन्हीं सब का चित्रण जो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो यह जो है नगरीय जीवन की जो खोखली चमक दमक है और अंधेरी खाइयों के बीच भटकती बसंती जैसी एक पूरी पीढ़ी का शायद पहली बार प्रभावी चरित्रांकन प्रस्तुत हमें देखने को मिलता है। मेहनत मजदूरी करने के लिए महानगर में आए ग्रामीण परिवार की कठिनाइयों और जीवन जीने की जो जद्दोजहद होती है उसका सजीव चित्रण जो है इस उपन्यास में किया गया है। बसंती उपन्यास के माध्यम से ग्रामीण परिवार की जो कठिनाइयाँ होती है और जीवनचर्या जो उनकी होती है उसका सजीव चित्रण जो है इस उपन्यास में किया गया है। तो चलिए अब इसके मूल कथानक पे आते हैं। तो बसंती उपन्यास जो है वो 1978 में वांगचू कहानी संग्रह में प्रकाशित राधा अनुराधा कहानी का जो है विस्तार है। राधा अनुराधा कहानी को बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका भी कहा जा सकता है। तो इस उपन्यास में मजदूर वर्ग की जिंदगी केंद्रित है। तो पहला जो है इस उपन्यास में हम कह सकते हैं कि उनकी जो बसी बसाई जो महानगर की ज़िंदगी है उसमें एक ही डर रहता है कि झुग्गी झोपड़ी वालों की कब पुलिस की गाड़ी आएगी और उनका आशियाना उजाड़ जाएगी। अब पहला बस्ती का उजड़ना और दूसरा जो है वो बसंती की ज़िंदगी उजड़ना, इस उपन्यास में इन दोनों का चित्रण देखने को मिलता है। बसंती जो है निम्न वर्गीय समाज में पैदा होती है और बड़ी होती है और अपनी ज़िंदगी जीना जो उसके अनुभव होते हैं उससे वह ज़िंदगी जीना सीखती है। ज़िंदगी कैसे निरंतर संघर्ष करती उपन्यास की पात्रा है। स्वभाव से बेफिक्र, अल्हड़, हर छोटी से छोटी समस्या को या बात को तो क्या बीवी जी कहकर हंसकर हवा में उड़ाने वाली, अपने ज़िंदगी को कल की बजाय आज में जीने वाली एक सशक्त पात्र है। ज़िंदगी को लेकर उसका यह नज़रिया उसके जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है उसकी देन है।
वह निम्न वर्ग की जो है से ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप के लिए जहाँ बेटी एक और बोझ होती है, वहीं दूसरी ओर आमदनी का साधन भी होती है। इसी कारण बसंती के पिता जो होते हैं, बसंती को 1200 रुपये में बूढ़े लंगड़े दर्जी जो बुलाकी राम होता है उसको बेच देते हैं, क्योंकि बसंती के पिता को अपना घर जो है वो पक्का करना है। यह घर पिता का है और इस वजह से बसंती की कोई इसमें जगह नहीं थी। दूसरा, आर्थिक असमर्थता और गरीबी, जिसकी वजह से उसके पिता जो है उसको बेच देते हैं। जवान दे चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, 14 बरस की भी नहीं छोरी, अब 14वीं में पैर रखा है और तेरे जैसे के हाथ में दे रहा हूँ, नहीं तो 10 आदमी रोज इसके लिए पूछते हैं। अब मंजूर हो तो बोल दे। बसंती से पहले उसकी 2 बहनों का विवाह भी इसी तरह हुआ था। यह मानसिकता निम्न वर्गीय समाज की पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था होती है उसको उजागर करती है। इस प्रकार से वो बसंती का सौदा कर देता है। उपन्यास में जो बसंती की छवि है वो एक वस्तु के रूप में यहाँ पे उभर कर आती है। तो यहाँ एक वस्तु के स्वरूप ही उसके पिता उसको बेच देते हैं। तो बसंती जो है मात्र अभी 14 बरस की भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पिता ने जो है वो उसको बेच दिया था। बसंती का जब ये चीज़ देखती है तो वो शुरू में जो है विद्रोही रूप उसका देखा जाता है, क्योंकि बसंती का विद्रोही स्वरूप और अपनी ज़िंदगी को जीने की लालसा उसमें रहती है। जहाँ विवाह संस्था और पितृसत्ता अपने अलग अलग रूपों में मौजूद थी, इसी तरह वर्गीय अंतर में भी उसके व्यक्तित्व को अहम भूमिका जो है वो सामने आती है। बसंती निम्न वर्गीय समाज से है, वह श्रम के जरिए जीवन यापन करना चाहती है, वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, वह जिंदगी से प्रेम करती है, स्वभाव से बगावती है। यह बगावत उसके परिवेश की देन है। इसी वजह से बूढ़े लंगड़े से शादी करने की अपेक्षा वह दीनू के साथ भागना उचित समझती है। अपने माँ बाप के सामने दीनू की साइकिल पर बैठकर उनके सामने से गुजरने का हौसला रखती है, यह जानते हुए कि देखे जाने पर मार पड़ेगी। एक अजीब जुनून सा सवार बसंती पर सवार था। वह बार बार अपने माँ बाप और संबंधियों के सामने से होकर निकलना चाहती थी, उन्हें ठेंगा दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे आंखों के सामने से भागकर चली जा रही हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो उसकी मनोवृत्ति जो है वो विद्रोही दिखाई गई है, जो आर्थिक असमानता और परिवार में अपनी दोयम स्थिति के कारण लगातार प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन वो विद्रोह का रास्ता चुनती है। बसंती जो है वो फिल्मी दुनिया में जीती है, फिल्मों से उसका बड़ा लगाव है और उसकी अपनी कल्पनाओं को उनमें दी जाने का एक परिचायक है। वह अपनी गरीबी और उसमें पनपने वाले जिंदगी को फिल्मों से के रंगों से भर देना चाहती थी। इसी कारण तो वह बिना सोचे समझे दीनू के साथ भाग जाती है और आराधना फिल्म की तरह जो है फटे पुराने फोटो को भगवान मानकर उसके आगे दीनू से शादी करती है। यह विवाह उसके लिए था, परंतु ना तो दीनू इसे विवाह मानता है और ना ही कोई अन्य। फिल्में जो है मनुष्य की कल्पनाओं को उड़ान देती है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो इससे बहुत दूर हो रहती है। यही सुकून बसंती फिल्मों से पाती है। फिल्म उसकी ज़िंदगी है जिसे वह जीना चाहती है। इसी वजह से श्यामा दीदी के समझाए जाने के बाद भी वह दीनू के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है, बिना भविष्य की सोचे और उसके बारे में जाने, क्योंकि वह जानती थी कि जिस परिवेश में वह रहती है वहाँ भविष्य अनिश्चितता के साए में पलता है। जीवन की सच्चाई से भागकर वह दीनू का हाथ पकड़ती है। वह साफ सुथरा है, शराब नहीं पीता है। बसंती को इस बात का भी गर्व था कि उसका पति शराब नहीं पीता। पीकर हमारे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत झगड़ते हैं, फिर अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करते हैं। बसंती की सहेली भोली और उसकी माँ इस मारपीट की गवाह थी। भोली तो तंग आकर घर से भाग भी जाती है। बसंती की अपनी स्त्री सुलभ कल्पनाओं में एक साथी की छवि रही, मगर वह छवि भी जीवन के यथार्थ के सामने जो है वो धूमिल होती जा रही थी। दीनू द्वारा बार बार उसके साथ संबंध बनाना और संबंध बनाकर चले जाना मानसिक द्वंद्व की स्थिति को उजागर करता है। यह द्वंद्व पूर्व निर्मित कल्पनाओं और यथार्थ की टकराहट का है। वह दीनू की इस मानसिकता को नहीं समझ पाती। उसकी कल्पनाओं का पति उसके साथ ढेरों बातें करता है, उसका ख्याल रखता है,
मगर यहाँ स्थिति जो है थी वो इसकी बिल्कुल विपरीत थी। वह खुद को असहज महसूस करती है और अपनी असहजता को सामने लाती है। यह तुम्हें क्या हो जाता है? रात प्रभात जब आते हो चपटने लगते हो। बसंती हंसकर कहती, मुझे बड़ा गंदा लगता है। फिर मानो अपने आप बातें करती बोलती, मेरा बापू भी ऐसा ही था। माँ रात को इसलिए बड़बड़ाती थी, इसलिए कुतिया की तरह बच्चे जनती है। मुझे बड़ा गंदा लगता है। बसंती अपने साथ किए जा रहे इस व्यवहार की तुलना अपने माता पिता के संबंधों से करती है, क्योंकि वह इस तरह के संबंधों से नफरत करती आई है। भारतीय समाज में पति पति का संबंध भी आज भी महज औपचारिकता है। तो भीष्म साहनी ने इस ऊपर जो है वो खुल के बात नहीं की है, लेकिन वैवाहिक संबंधों में शोषक और शोषित की भूमिका को जो है उजागर उन्होंने किया है। बसंती द्वारा संबंध बनाने से मना किए जाने पर दीनू का आक्रामक व्यवहार जो है सोचने पर मजबूर करता है, क्या उसकी मौजूदगी इतने भर के लिए है? दीनू का यह कहना तुझे लाया किस लिए था, और बसंती का पूछना बस इसी काम के लिए लाया है? जवाब में और नहीं तो क्या बसंती का यथार्थ से सामना था। स्त्री मनोविज्ञान को यदि समझने का प्रयास किया जाए तो महिलाओं के लिए प्रेम संबंध भावात्मक रूप से जुड़ाव होता है। वह यौन संबंधों से अधिक अपनत्व के भाव को महत्व देती है। ऐसे में उसे महज एक शरीर माने जाने की मानसिकता पितृसत्तात्मक मानसिकता को उजागर करता है। पितृसत्ता का स्वरूप भले ही अपने समय सापेक्ष बदलता है, मगर उसकी मानसिकता में बदलाव नहीं आता है। बसंती का निम्न वर्गीय परिवेश से जुड़े होने के बावजूद उसके परिवेश में पितृसत्ता का वही रूप देखने को मिलता है। भले ही बसंती विद्रोही है, मगर उसका विद्रोह भी प्रेम के आगे झुक जाता है। तो ये दिखाता है कि महिलाएं जो होती है भावात्मक रूप से कमज़ोर होती है। बसंती का पूरा बचपन प्रेम और आत्मीयता के अभाव में जो है वो बीतता है। इसी कारण जो है इसकी पूर्ति के लिए वह घर के बाहर तलाशती है, और यह जो है तलाश उसकी दीनू के आगे खत्म हो जाती है, क्योंकि वह उसे आत्मीय लगा। इसने तो मेरे साथ भला ही किया ना, मुझे अपने साथ ले आया, नहीं तो बापू तो पंडित बुला लाया था और लंगड़ा बारात ला रहा था। और बसंती के दिल में फिर भी जो है दीनू के प्रति उद्गार भाव ही था। पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति इंसान को कितना बेबस और मजबूर बना देती है, उसका उदाहरण हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। बसंती जो विद्रोही थी, मगर सब कुछ जानते समझते हुए वह आत्मसमर्पण कर देती है इस भाव के साथ कि चलो उससे तो अच्छा था। तो वो अपने उस जो बचपन का उसका दिन था पिता के पास, वो सोचती कि उससे तो अच्छा जो है वो दीनू के साथ वो रह रही है। मगर यहाँ भी दीनू उसका इस्तेमाल करता है और बाद में अपने दोस्त को 300 रुपये के लिए बेच देता है। बेचे जाने की यह प्रक्रिया जहाँ पिता से शुरू होती है, वह दीनू के साथ भी शुरू हो जाती है। दीनू भी उसका वही काम करता है। बसंती निम्न वर्गीय गरीब परिवार से है, ऐसे परिवार जो महानगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जिनके जीवन का प्रत्येक दिन अपने आप पूरा होता है, क्योंकि अगले दिन क्या होगा वह खुद नहीं जानते। उनकी ज़िंदगी इसी वजह से केवल उनकी होती है। इसी कारण दीनू के छोड़े जाने के बाद बसंती अकेले अपने बच्चे के पालन पोषण का निर्णय लेती है और घर घर जाकर काम करती है। तो मध्यवर्गीय महिलाओं की जो यही शक्तिशाली रूप होती है, जो देखने को मिलता है कि वह स्वयं के बल पे आ जाती है। तो यहाँ जो है महिलाएं, अब यहाँ पे जो है मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार में यही देखने को मिलता है कि जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग होते हैं वो अपनी आजीविका के लिए जो है घर से बाहर काम करती है। वह भी समान रूप से जो है वो आर्थिक हिस्सेदारी होती है। वह परिवार में बेशक शोषित होती है, लेकिन वो बाहर जाती है और काम करती है, अपनी कुंठा को गाली के माध्यम से जाहिर करती है। इस समाज में गाली का भी मनोविज्ञान रहा है। वह मनोविज्ञान महिलाओं के विशेष रूप से जोड़ता है। बसंती की कल्पनाएं और इच्छाओं का संसार उसके परिवेश से बाहर के जीवन को वह उनके बीच काम करते हुए बड़ा हुआ। वह स्वयं भी अपने परिवेश से बाहर आना चाहती थी। वह अशिक्षित है क्योंकि उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं, क्योंकि वह मजदूर वर्ग की है, मगर वह जो है वो श्रम करना जानती है और ज़िंदगी को संवारने का प्रयास करती है। मगर वर्गीय असमानता और गरीबी अमीरी के बीच विभाजक रेखा में उसकी जो इच्छाएं होती है वो
टूटती चली जाती है। बसंती अपना बच्चा गोद में उठाए हुए थी और हल्के पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह घरों में चौका बर्तन करती है। पप्पू को तो विशेष रूप से बना सवार कर लाई थी। उसके सिर पर फुदकने वाला गुलाबी रंग का टोपी था, आंखों में काजल और पाँव में मोजे थे। बसंती का अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की लालसा उसके उच्च वर्गीय समाज में शंका और भय पैदा करता है। आखिर एक काम वाली महिला इतना अच्छा कैसे पहन सकती है, और उसे चोरी का इल्जाम लगाकर जो काम से निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो है महानगर के में पलायन के दौरान रोजगार के सिलसिला में भटकते मजदूर की कथानक बताई गई है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को भी शुरू करना चाहती है और अच्छा पहन लेती है तो भी उस पर गलत ही इल्ज़ाम लगता है। तो निम्न वर्गीय जो परिवार होता है वह घर परिवार समाज में काम करती है। तो वह जो है गर्भावस्था के दौरान भी वो काम करती है। उनका अवकाश उसमें भी नहीं होता। अवकाश से मतलब होता है उनका रोजगार से अवकाश। पति के मारे जाने पर घर छोड़कर चले जाना, पति के छोड़ जाने पर रोने की अपेक्षा जिंदगी को जीने का प्रयास किया करना, बिना विवाह के मां बनने का निर्णय लेना और बच्चे का पालन पोषण करना निम्न समाज की महिला के लिए संभव है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है और परिवेश में निर्णय लेने के लिए कुछ स्तर तक स्वतंत्र भी है। जबकि अन्य वर्गीयों में, स्पेशली जो मध्य वर्गीय है, उसमें ऐसा नहीं हो पाता। तो उपन्यास की शुरुआत में जहाँ बसंती की बस्ती का उजड़ना बसंती की जिंदगी को बदलता है, वही उपन्यास के अंत तक आते आते पुनः पटरियों का उखड़ना और लाठी की आवाज़ जिंदगी के अध्याय को खत्म करती है, एक नए अध्याय की ओर रुख करती है। बसंती का वापस अपने माता पिता के पीछे भागना, वह जिस ओर आई थी उसी ओर जाने लगी। अंतिम वाक्य पुनः नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की ओर इशारा करती है। तो वह जो है अपने माता पिता के पास ही जो है वापस आ लेती है। तो यहाँ पर हमें इस उपन्यास में मध्य वर्गीय महिलाओं की जो जिंदगी है, उनके यथार्थ है, उसका चित्रण हमें इस उपन्यास में मिलता है। उनकी जिंदगी की जो भयावहता है उसका चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो बसंती जहाँ अपने परिवार में नौकरी कर लेती है अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसका साथ कोई नहीं देता। तो उसका परिवार जो होता है, बाप होता है, वो फिर उसको बूढ़ा लंगड़ा जो होता है वो उसको ढूंढ लेता है और फिर अपनी वसूल के लिए बच्चे के 200 रुपये भी वसूल करता है। यहीं पर जो है बसंती एक पुत्र को जन्म देती है। एक दिन दीनू और उसकी पत्नी रुक्मी से मिलने पर बसंती पुनः जो है एक दिन दीनू और रुक्मी बसंती को फिर से मिल जाते हैं और बसंती जो है दीनू के पास चली जाती है और बसंती और दीनू के बीच जो है फिर निरंतर ये अंतराल जो रुक्मी और बसंती के बीच अंतराल बढ़ने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती है। तो बसंती का जो दीनू के प्रति जो दीनू का व्यवहार होता है बसंती के प्रति, वो भी उदासीन होने लगता है। और एक दिन रुक्मी और दीनू बसंती को और उसके बेटे को छोड़कर फिर से गाँव चले जाते हैं और बसंती फिर से जो है पूरी तरह विपन्न हो जाती है और इसकी रोजी का साधन भी वो जो बाद में तंदूर का काम करने लगती है तो वो भी पुलिस द्वारा जो है तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर वो जब देखती है कि दीनू और रुक्मी जा रहे हैं तो फिर वो देखती है कि बस्ती जो है फिर तोड़ जा रहा है। उसका बूढ़ा बाप अपने थैले की याचना करते हुए लारी के पीछे भाग रहा है। उसका तंदूर जो वो आधार होता है वो भी निम्न वर्गीय वर्गों का जो है वो तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ मजदूर वर्ग की अत्यंत दयनीय स्थिति का जो है उन पे होने वाले अत्याचारों का चित्रण जो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और इतना सब होने के बाद भी जो बसंती है अपने जो उनकी स्थिति है उससे वो घबराती नहीं, उनका वो सामना करती है, इसी का चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो बसंती के माध्यम से जो है इस उपन्यास में निम्न वर्गीय समाज और नारी शोषण का चित्रण जो है इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत